हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, सिक्स्थ एलम के सभी लोग एंसेटजू के साथ साथ पूरे एंशिएंट टैलेंट सेट को बहुत ज्यादा एडमायर करने लगे थे, जबकि वो ब्लैक मिस्ट जो कि एंसेटजू को खत्म करना चाहती थी, वो आगे बढ़ते हुए वहाँ पे एंसेटजू के ऊपर हमला कर पाती। उससे पहले हम देखते हैं कि लिंग जी नाम की एक लड़की ने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे खत्म कर दिया था। और इसी दौरान हम लोगों को वहाँ पे ये भी जानने को मिला था कि असल में लिंग जी कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट टैलेंट सेट की स्पिरिचुअल पेट थी, जो कि सीधा वहाँ पे एंसेटजू के पास आकर उनसे मास्टर जूजियन की दी हुई लिस्ट की डिमांड करने लगी थी, जिस पे एंसेटजू ने भी चुपचाप उसे वो लिस्ट दे दी थी। उस लिस्ट में सबसे पहला नाम ली लिंग का था, जिसके बारे में जानकर ली जिंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, मैं पहले से ही जानती थी इसमें फिदर क्लैन के ली लिंग का हाथ जरूर से होगा। और ये कहकर वो सभी लोग वहाँ पे ली लिंग को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ ग्रेट डार्क लॉर्ड भी वहाँ पे एंसेटजू को खत्म करने के लिए ली लिंग को आदेश दे चुका था। यानी कि अब ली लिंग भी एंसेटजू को मारना चाहता था और एंसेटजू भी उसे मारना चाहते थे। और इसी के साथ ही यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सबसे पहले ली लिंग के डिसेबल्स को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे चारों तरफ एंसेटजू की तलाश कर रहे थे, लेकिन हर तरफ एंसेटजू को तलाश करने के बावजूद भी उन लोगों को अभी तक एंसेटजू के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। जिसके चलते हम देखते हैं कि ली लिंग, जो कि अभी के लिए अपने काओयू इमोर्टल डोमेन के मेन हॉल के अंदर मौजूद था, उसे जैसे ही पता चलता है कि एंसेटजू के बारे में अभी तक भी कुछ पता नहीं चल पाया है, तो वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, हम लोग उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे। और ये कहकर वो टेंशन के मारे इधर उधर टहलते हुए कहता है, आखिर जूयन किया कहाँ, अचानक से वो गायब कैसे हो गया, उसे जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर के जी इमोर्टल डोमेन का चप्पा चप्पा छान मारा, पर उसके बावजूद भी जू यंग हमें कहीं पे भी नहीं मिला। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या जू यंग हम लोगों से छुपने की कोशिश कर रहा है। और ये कहकर ली लिंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जू यंग कहाँ हो तुम आखिर। और ये कहकर वो परेशानी के मारे अभी वहाँ पे इधर उधर टहल ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे अपना हाथ खड़ा करते हुए कहती है, मुझे पता है कि वो जू यंग कहाँ है। उस आवाज को सुनते ही हम देखते हैं कि ली लिंग वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, कौन है यहाँ पे, जल्दी से सामने आओ। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बाई ही थी, जो कि वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उसके अटैक को वहीं पे रोक देती है। और उसके अटैक को रोककर वो वहाँ पे उसके पंख को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, धीरे धीरे तुम्हारे पंखों का कलर तो चेंज होता जा रहा है, क्या ये इस वजह से हो रहा है कि तुम जू यंग को ढूंढ नहीं पा रहे और इस वजह से तुम्हें गुस्सा आ रहा है। और ये कहकर भाई ही वहाँ पे ली लिंग से कहती है, जरा अपने पंखों को गौर से देखो, इन्हें हासिल करने के लिए तुमने हजारों सालों तक कल्टीवेट की थी, उन्हें अब तुम जू यंग के पीछे बर्बाद करना चाहते हो। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्या तुम्हें अपनी जरा से भी परवाह नहीं है। भाई की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि ली लिंग वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो सीधा वहाँ पे मुद्दे पे आकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या ग्रेट लॉर्ड ने तुम्हारे हाथों कोई पैगाम भिजवाया है। ली लिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि भाई वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है, आपने ये फालतू के अंदाजे लगाना बंद करो, क्या मैं बिना रीजन के तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती। भाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली लिंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुमने यहाँ पे आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ग्रेट लॉर्ड के आदेश के बगैर यहाँ पे किसी का भी आना मना है, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि भाई ही के ऊपर ली लिंग की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, वो तो मजे से वहीं पे बैठकर अपना गन्ना खाने लगती है, जो देखकर ली लिंग को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, भाई ही मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि ली लिंग को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि गुस्से की वजह से उसके स्पिरिचुअल विंग्स भी खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं, जो देखकर भाई वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, तुम तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिखाई दे रहे हो, लेकिन चलो अब अगर तुम यही चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वैसे असल में तो मैं तुम्हें यहाँ पे जू यंग के बारे में बताने के लिए आई थी, पर अब जब तुम उसके बारे में नहीं जानना चाहते तो मैं चलती हूँ यहाँ से। भाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली लिंग अचानक से वहाँ पे शांत होकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, तो बताओ मुझे कहाँ है आखिर वो जू यंग। जिस पे भाई वहाँ पे अपने पास एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल कर मुस्कुराते हुए उससे कहती है, मैं तुम्हें जू यंग का पता बता तो दूंगी, लेकिन बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था, क्योंकि ये जू यंग कोई आम कल्टीवेटर नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि एंशिएंट टैलेंट सेट के हर एक दुश्मन को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा है। और तुमने तो अपने पास एंशिएंट टैलेंट सेट के कई सारे वेपन्स को छुपा रखा है, अगर इस बारे में गलती से भी जू यंग को पता चल गया तो फिर तो वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान हम लोग वहाँ पे ये भी देखते हैं कि वो अपने आर्टिफैक्ट की मदद से एंसेस्टर जू यंग और उनके डिसेबल्स के ऊपर नजर रखने लगती है, जबकि हम देखते हैं कि भाई की ये सारी बातें सुनकर ली लिंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, वो जू यंग मुझे मारेगा, बल्कि मारूंगा तो मैं उसे, तुम बस मुझे उसका पता बताओ, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन भाई फिर भी उसे कुछ नहीं बताती और दोबारा से उसे सोचने के लिए कहती है, जिसमें हम देखते हैं कि ली लिंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उसे कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो और जल्दी से बताओ मुझे कहाँ है जू यंग। ली लिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि भाई वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहती है, मुझे लगता है इसे मारने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट को ली लिंग की तरफ फेंकते हुए कहती है, अभी के लिए जू यंग तुम्हारे स्लेव क्वार्टर्स की तरफ बढ़ रहा है। वही कैसा कहते हम देखते हैं कि ली लिंग वहाँ पे एक झटके के साथ टेलीपोर्ट होता हुआ सीधा वहाँ पे अपने स्लेव क्वार्टर्स की तरफ बढ़ जाता है, जिसके जाते ही हम देखते हैं कि भाई वहाँ पे एक बार फिर से इवल स्माइल करते हुए कहती है, और जानते हैं वो तुम्हारे स्लेव क्वार्टर्स की तरफ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो तुम्हें ढूंढ रहा है। पर तब तक तो हम देखते हैं
कि लीलिंग वहाँ से जा चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो आर्टिफैक्ट वहीं नीचे जा गिरता है, जो देखकर बाई ही वहाँ पे एक बार फिर से इवल स्माइल करते हुए कहती है मुझे लगता है ये भी मरेगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को फ्लोटिंग आइलैंड्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सटजू भी अपने सभी डिसेबल्स के साथ पहुंच चुके थे। वहाँ पे उड़ रहे कल्टीवेटर्स को देखकर डोंग भी वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है सोचा था हम लोगों को यहाँ पे वाइट टाइप के ह्यूमंस भी देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल पंछियों की तरह ऊपर हवा में उड़ रहे होंगे। ये पंछी इस तरह से उड़ते हुए तलाश किसकी कर रहे हैं, जिस पे लियोजन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये लोग हमारी ही तलाश कर रहे होंगे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि सटजू भी वहाँ पे ये सब बहुत ही गौर से देख रहे थे कि तभी मिस निंग्यू वहाँ पे सटजू के पास आते हुए कहती है एंसेस्टर मैंने जाकर अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया है, ये सारे के सारे फ्लोटिंग आइलैंड से स्काई ईगल क्लैन की टेरिटरीज है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ भी सस्पिशियस देखने को नहीं मिला, क्योंकि बाकी जगहों पे या तो बहुत ज्यादा बादल है या फिर बहुत ज्यादा फॉग मौजूद है, जिसके चलते वहाँ पे कुछ भी तलाश कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिस निंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लुंग जी को वहाँ पे हंसी आ जाती है, पर वो इतना जोर से हंसती है कि हंसते हंसते ही वो वहाँ पे खांसने लगती है। लेकिन ऐसा टजू वहाँ पे इग्नोर करते हुए कोल्ड टोन में कहते हैं हमारी मंजिल बिल्कुल हमारे सामने है, और ये कहकर ऐसा टजू अपने हाथ को ऊपर हवा में उठाते हुए उसे एक हल्का सा झटका देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे जितनी भी फॉग और बादल मौजूद थे वो सारे खुद ब खुद ही वहाँ पे हटते हुए ऐसा टजू के लिए रास्ता बना देते हैं, जो देखकर लुंग जी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है क्या इन बादलों के अंदर से भी आपने इस जगह को देख लिया था, आप तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हो। जबकि हम देखते हैं कि ऐसा टजू के बाकी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे उस फ्लोटिंग आइलैंड को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं ये किस तरह की अजीब सी जगह है, क्या ये किसी तरह का बर्ड केज है, जिसमें ऐसा टजू तो वहाँ पे लोगों को कोई जवाब नहीं देते, लेकिन लिंगू वहाँ पे लोगों को जवाब देते हुए बताता है ये कोई केज नहीं है, बल्कि ये हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के खास वेपन हुआ करता था जिसे सुई केज कहा जाता था। इस केज के अंदर जो कोई भी क्रिएचर मौजूद होता है उसे इस केज का ओनर किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है, इवन वो लोग सांस भी अपने ओनर की मर्जी से लेते हैं। पास्ट में हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट इस केज का इस्तेमाल डीमन क्रिएचर्स की सोच बदलने के लिए किया करता था, और उसके बाद से आज इस केज को मैं दोबारा देख पा रहा हूँ। इस पे ली जिंग वहाँ पे लोगों को जवाब देते हुए बताती है वो इसलिए क्योंकि अब इस केज का ओनर ली लिंग है, जो कि बहुत ज्यादा कमीना और लालची किस्म का इंसान है। उसने जरूर से यहाँ पे इस केज के अंदर काफी सारे ट्रेस को छुपा रखा होगा, और ये कहकर वो वहाँ पे जंप करते हुए सीधा मी चूचू के सर के ऊपर आके बैठ जाती है, जो कि जैसे ही वहाँ पे ट्रेस का नाम सुनती है तो वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है कि तुम वाकई सच कह रही हो, वहाँ पे ट्रेस मौजूद है, अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की। और ये कहकर मिस चूचू जल्दी से वहाँ पे ऊपर हवा में उठकर अपनी साउंड वेव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहती है डिस्ट्रॉय, और उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि काफी ज्यादा पावरफुल सोनिक वेव्स आगे बढ़ती हुई उस केज के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके इतने ज्यादा खतरनाक अटैक के बावजूद भी उस केज को वहाँ पे एक रोज तक भी नहीं आती, जो देखकर लियोजिन और डोंग भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहते हैं चूचू इसे हमारे ऊपर छोड़ दो, इसे हम देख लेंगे। और ये कहकर सबसे पहले लियोजिन वहाँ पे अपनी एक्सट्रीम गॉड लेवल की लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस केज के ऊपर से हमला कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा केज वहाँ पे लाइटिंग से चमकने लगा था। और इस मौके का फायदा उठाकर डोंग भी वहाँ पे आगे बढ़कर अपनी फायर फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस केज को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है। हालांकि उन दोनों की यह टेक्निक से इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अगर वो दोनों इसे एक साथ इस्तेमाल करते हुए किसी रियलम के ऊपर हमला करते तो वो पूरा का पूरा रियलम अब तक डिस्ट्रॉय हो चुका होता। तो इसी बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो केज कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। खैर ये सब देखकर मिस निंग्यू वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए टजू से कहती है एंसेस्टर अब हम क्या करें, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो केज वहाँ पे उन तीनों हमलों की एनर्जी को रिफाइन करते हुए खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है, जो देखकर लिंगू भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होकर उन सभी लोगों को जवाब देते हुए बताता है इस केज को फोर्सफुली नहीं तोड़ा जा सकता, तुम लोग इसके ऊपर जितने भी अटैक करोगे ये यहाँ पे उन सारे अटैक्स की एनर्जी को रिफाइन करते हुए खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जाएगा, इसलिए इस केज को तोड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं कि मिस चूचू वहाँ पे आगे बढ़कर उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहती है तो तुम दोनों भी से नहीं तोड़ पाए, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। जबकि हम देखते हैं कि मिस चूचू की ये बात सुनकर तो वो दोनों वहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बेरस दिखाई दे रहे थे। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि बर्निक्रो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है बस टाइम तो ये एंशिएंट वेपन से हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं, अब भला इतने ज्यादा पावरफुल एंशिएंट वेपन को हम डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। बर्निक्रो बहुत ज्यादा चालाक था, वो वहाँ पे ये सब इसलिए कह रहा था ताकि टजू खुद वहाँ पे कोई एक्शन ले। जबकि मिस निंग्यू वहाँ पे उस केज को देखकर थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है मुझे तो लगता है कि इस केज को सिर्फ ली लिंग ही ओपन कर सकता होगा, क्योंकि वही इस केज का नया ओनर है। और ये कहकर मिस निंग्यू वहाँ पे टजू को ग्रीट करते हुए कहती है एंसेस्टर मुझे इजाजत दीजिए, मैं अभी उसे आपके लिए पकड़ कर लाती हूँ। मिस निंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टजू उसे वहाँ पे कोल्ड रूम में जवाब देते हुए कहते हैं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर टजू वहाँ पे एक बार फिर से अपने हाथ को हल्का सा झटका देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे टजू के हाथों से डिवाइन थ्रेड्स बाहर निकलकर सीधे जाकर वहाँ पे उस केज को जकड़ लेते हैं, जो देखकर हम देखते हैं कि टजू वहाँ पे अपने हाथ को एक बार फिर से हल्का सा झटका देते हुए कहते हैं बेंड। और उनके ऐसा कहते हम देखते हैं कि टजू के डिवाइन थ्रेड्स वहाँ पे उस केज को वहाँ पे ऊपर हवा में उठाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद टजू वहाँ पे उस केज को वहाँ से दूर फेंकने का इशारा करते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि टजू के डिवाइन थ्रेड से उस केज को उठाकर वहाँ से पीछे की तरफ फेंक देते हैं, जो देखकर मिस चूचू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है क्या वाकई में इस केज को
ओपन करना इतना ज्यादा आसान था। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो वहाँ पे ली जिंग दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये केस जो मेरे लिए मुसीबत बना हुआ था, आपने इसे इतनी आसानी के साथ हटा दिया। ली जिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बनेकुरो वहाँ पे उसके पास जाते हुए कहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे छोटे मोटे काम तो मेरे बॉस अपने सिर्फ एक फिंगर से ही काट देते हैं। बनेकुरो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली जिंग वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या वाकई में ही तुम सच कह रहे हो। और ये कहकर ली जिंग वहाँ पे एक बार फिर से एसेटाजू के पास जाकर उनकी तारीफ करते हुए कहती है, एसेटाजू आप वाकई में ही कमाल के हो और आज से और अभी से आप मेरे भी बॉस हो। ली जिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बनेकुरो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो, एसेटाजू को बॉस सिर्फ मैं ही कहता हूँ, इसलिए ये हक सिर्फ मेरा है। जिस पे ली जिंग भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, अब से वो मेरे भी बॉस हैं। जिस पे बनेकुरो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फाइट करते हैं, जो जीतेगा वही एसेटाजू को बॉस कहेगा। जिस पे हम देखते हैं कि ली जिंग भी उसे जवाब देते हुए कहती है, आ जाओ मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ। और उसके ऐसा कहते हैं हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही क्यूट लेवल की फाइट छिड़ जाती है, जिनकी फाइट को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दो छोटे टेडी बियर्स आपस में लड़ रहे हैं। जो देखकर एसेटाजू वहाँ पे कोल्ड रूम में उन्हें रोकते हुए कहते हैं, चलो अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। एसेटाजू के ऐसा कहते हैं हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे अपनी फाइट को रोककर चुपचाप एसेटाजू के पीछे चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे उठते हुए उसी फ्लोटिंग आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं, जिसका नाम था हेवनली कन्फाइनमेंट आइलैंड है। जहाँ पे जैसे एसेटाजू और उनके डिसेबल्स इंटर होते हैं तो वो जगह वाकई में ही किसी हेवन से कम दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उस जगह की खूबसूरती को देखकर मिस चूचू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और जैसे वो लोग वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एसेटाजू के सभी डिसेबल्स तो वहाँ पे उस जगह की खूबसूरती में खो चुके थे। इवन मिस निंग यू तो वहाँ पे इंप्रेस होते हुए कहती है, ये जगह तो हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है, और ये गार्डन कितना ज्यादा यूनिक दिखाई दे रहा है, ऐसा गार्डन तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। जिस पे मिस चूचू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, भले ये गार्डन बहुत ज्यादा यूनिक है लेकिन देखने में ये उतना ही ज्यादा खूबसूरत है। और सबसे अजीब बात तो ये है, ये जगह किसी टेरवॉल्ट की तरह दिखाई नहीं दे रही। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगजू भी वहाँ पे उस जगह को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, इस जगह को देखकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मौजूद ट्रेस बिल्कुल भी आम नहीं होने वाले। और ये कहकर जब वो लोग वहाँ पे ट्रेस की तलाश में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे छोटे से तालाब के अंदर कुछ लड़कियां आपस में खेलती हुई दिखाई देती हैं। ये लड़कियों की नजर जैसे ही वहाँ पे एसेटाजू और उनके डिसेबल्स के ऊपर पड़ती है तो वो जल्दी से वहाँ पे एसेटाजू के सामने अपना सर झुकाकर उनसे माफी मांगते हुए कहती है, माफ कीजिएगा, हमें नहीं पता था कि आज रात यहाँ पे कोई मेहमान आने वाले हैं। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर एसेटाजू के पास जाते हुए कहती है, प्लीज आप मेरे पीछे आइए। लेकिन ये कहकर जैसे वो वहाँ पे एसेटाजू को टच करने की कोशिश करती है तो जल्दी से मिस निंग यू आगे बढ़कर उसे वहाँ पे रोक देती है। जो देखकर वो लड़की भी वहाँ पे खामोशी से उन्हें आगे बढ़ने का इशारा कर देती है, जबकि बाकी की लड़कियां वहाँ पे लिंगजू, लिंगवू और डोंगमी की तरफ चली जाती हैं और सभी मिलकर वहाँ पे उनकी खातिरदारी करने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि लियोजियन और लिंगवू दोनों ही वहाँ पे शर्माते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जो देखकर डोंगमी वहाँ पे अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कहता है, क्या हो गया, तुम दोनों इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हो। लेकिन अभी वो बड़ा वहाँ पे सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो लड़कियां अब वहाँ पे डोंगमी की तरफ आगे बढ़ती हैं। जो देखकर तो डोंगमी खुद भी वहाँ पे शर्मा जाता है और वो भी वहाँ पे नर्वस होते हुए चुपचाप उनके पीछे चला जाता है। जिनके जाते हम देखते हैं कि मिस चूचू वहाँ पे लड़की के पास जाते हुए कहती है, चिंता मत करो, ये लोग तुम्हारे हाथों में नहीं आने वाले। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर ये लड़कियां एसेटाजू और उनके डिसेबल्स की इतनी ज्यादा खातिरदारी क्यों कर रही है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि उस केज का ओनर ली लिंग था और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता था, इसलिए ली लिंग ने इनके थॉट्स को कंट्रोल करते हुए इनके अंदर ये बात डाल दी थी कि जब भी यहाँ पे कोई आए उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी की जाए। मुझे उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग फीदर क्लैन की कुछ और कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए स्लेव क्वार्टर्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और उनमें से कल्टीवेटर वहाँ पे अपनी छोटी बहन को याद करते हुए कह रहा था, जू यंग, अगर तुमने मेरी बहन को कुछ भी करने की गलती की तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे और भी तेजी के साथ स्लेव क्वार्टर्स की तरफ आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे वो लड़कियां एसेटाजू और उनके डिसेबल्स को लेकर अपने गार्डन के कोर्ट यार्ड के अंदर पहुंच जाती है। जहाँ पे आते साथ ही एसेटाजू तो वहाँ पे अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर विराजमान हो चुके थे, जबकि वो लड़कियां मिलकर वहाँ पे एसेटाजू को अपने यहाँ की सबसे बेस्ट चाय पिलाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो लड़की वहाँ पे वो चाय एसेटाजू की तरफ आगे बढ़ाती है तो एसेटाजू वो चाय का कप वहाँ पे नहीं लेते। जो देकर बेचारी उस लड़की को वहाँ पे लगता है कि शायद एसेटाजू वहाँ पे उससे नाराज हो गए हैं, इसलिए हम देखते हैं कि वो दोबारा से वहाँ पे एसेटाजू के सामने झुककर रहम की भीख मांगते हुए कहती है, सीनियर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो भी गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप फिर भी मुझे माफ नहीं करना चाहते तो मैं खुद ही खुद को पनिश कर लेती हूँ। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे अपना हाथ ऊपर उठाकर खुद को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है तो मिस निंग यू जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उसका हाथ रोक लेती है और मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहती है, नहीं, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें ये सब किसने सिखाया है। मिस निंग यू की बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। जिसपे मिस निंग यू वहाँ पे उससे कुछ और पूछ पाती। उससे पहले हम देखते हैं कि लिंगू वहाँ पे लोगों से कहता है, लो तुम्हारे कुछ और मेहमान आ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे इस
बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो वहाँ पे मिस निंग यू के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हमारे मास्टर ने हम लोगों को ये करने के लिए कहा है और उन्होंने हमें ये सब सिखाया था। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा टजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी चाय को उठा लेते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ली जिंग जो कि वहाँ पे गाजर खा रही थी, वो वहाँ पे लोगों को जवाब देते हुए कहती है, इन लोगों से क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। ये ली जिंग का स्लेव क्वार्टर है, इसलिए उसने इन लड़कियों की सोच को ऐसा बना दिया है कि इनके साथ उसका कोई भी मेहमान जो मर्जी करे ये लड़कियां नहीं रोकेंगी। तुम लोग ऐसा भी समझ सकते हो कि ये लड़कियां ली जिंग की स्लेव नहीं बल्कि उसकी पेट्स हैं, जिन्हें गलत और अच्छे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये ली जिंग इतना ज्यादा कमीना निकलेगा और इस हद तक गिर जाएगा। पर कोई बात नहीं, और क्योंकि गोल्डन केज डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अब ली जिंग चुप कर नहीं बैठ सकता। एक न एक दिन तो वो हमारे सामने आ ही जाएगा और वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन हम देखते हैं कि ली जिंग अभी वहाँ पे खुश होते हुए ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे ऐसा टजू के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक होता है। लेकिन वो खतरनाक अटैक वहाँ पे ऐसा टजू को लग पाता, उससे पहले हम देखते हैं कि मिस निंग यू, डुंगमी और लियो जैन तीनों बीच में आते हुए वहाँ पे उस खतरनाक अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि उस खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर तो ऐसा टजू वहाँ पे पलक तक भी नहीं झपकाते, क्योंकि भले ही अटैक बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था और ऐसे मामूली अटैक ऐसा टजू को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। तभी वहाँ पे फीदर क्लैन की कुछ कल्टिवेटर्स की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे ऐसा टजू और उनके डिसेबल्स को धमकी देते हुए कहते हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी इजाजत के बगैर हमारे स्काई आइलैंड के अंदर कदम रखने की। और जब वो कल्टिवेटर वहाँ पे अपने क्लैन की लड़कियों को ऐसा टजू के सामने झुका हुआ देखता है तो उसे वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे सामने ही मेरे क्लैन की लड़कियों को इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि इससे आगे वो कल्टिवेटर वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले हम देखते हैं कि वो सारी लड़कियां वहाँ पे आगे बढ़कर उस कल्टिवेटर का रास्ता रोकते हुए कहते हैं, ये हमारे खास मेहमान है, इसलिए इनके साथ बदतमीजी मत करो। इनके साथ बदतमीजी हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। अपने क्लैन की लड़की को वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर तो उस कल्टिवेटर को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। इसलिए वो कल्टिवेटर वहाँ पे लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, लिटिल सिस्टर आप इस तरह से आउटसाइडर्स के सामने कैसे झुक सकती हो, ये तो हमारे क्लैन की शान के खिलाफ है। वो कल्टिवेटर जिसका नाम यूनिंग था, उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर गुस्सा होकर वहाँ पे से जवाब देते हुए कहती है, यूनिंग मैंने कहा ना अपनी ये बकवास बंद करो। जिस पे यूनिंग वहाँ पे एक बार फिर से उसे समझाने के लिए कहता है, लेकिन सिस्टर मेरी पूरी बात तो सुनो। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे अपने पास एक स्पीयर को बाहर निकाल कर उसकी मदद से वहाँ पे यूनिंग के ऊपर हमला करते हुए उस स्पीयर को वहाँ पे उसकी बॉडी के आर पार घुसा देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि यूनिंग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। इवन उसके मुंह से वहाँ पे खून तक निकलने लगा था। जबकि हम देखते हैं कि उसे अभी तक भी वहाँ पे अपनी बहन के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो उसे वहाँ पे सवाल करते हुए पूछ रहा था, लिटिल सिस्टर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही या फिर कोई और वजह है। और ये कहकर यूनिंग उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो उससे देखो लॉर्ड लीलिंग ने मुझसे कहा था कि तुम लोग यहाँ पे बहुत ही ऐश की जिंदगी गुजार रही हो, उन्होंने तुम लोगों को बहुत ही लग्जरी लाइफ दे रखी है। यूनिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे गुस्से से अपने स्पीयर को और ज्यादा आगे घुसाते हुए कहती है, उस कमीने लीलिंग का तो नाम ही मत लो, उसने हम सभी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने हम लोगों को यहाँ पे लग्जरी लाइफ नहीं दे रखी बल्कि हम लोगों को अपना गुलाम बना रखा है। तो इस बात से तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि लीलिंग एक कमीना किस्म का इंसान है जो कि अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेती है और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे दोबारा से पलटकर वहाँ पे टजू के सामने झुकते हुए कहती है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए हमें माफ कर दीजिए, ये बहुत बड़ी गलती है, इसलिए हम खुद ही खुद को सजा देते हुए खुद को मार रही है। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे अपनी सोट का इस्तेमाल करते हुए अपने गला काटने की कोशिश करती है तो ऐसा टजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करके उसकी सोट को वहाँ पे अपने पास बुलाते हुए उसे वहाँ पे राख में बदल देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा टजू वहाँ पे अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर से खड़े होकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जबकि मिस निंग वहाँ पे उन सभी लड़कियों को समझाते हुए कहती है, वो गोल्डन केज जिसकी वजह से तुम सभी लोग यहाँ पे कहते वो अब टूट चुका है, तो तुम सभी लोग भी अब आजाद हो, तुम लोग कहीं भी जा सकती हो। और ये कहकर मिस निंग वहाँ पे उस लड़की के हाथ पकड़ते हुए कहती है, अब से तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। जिस पे वो लड़की वहाँ पे मिस निंग को जवाब देते हुए बताती है, पर हम लोग तो गुलाम ही पैदा हुए थे, हमारा फर्ज है अपने नोबल्स की खातिरदारी करना। और ये कहकर वो सारी लड़कियां वहाँ पे एक बार फिर से टजू के सामने झुकते हुए कहती है, सिस्टर हम आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। और लड़कियों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा यूनिक तो वहाँ पे अपना सर ही पीट लेता है। जबकि ऐसा टजू वहाँ पे कोल्टून में जवाब देते हुए कहते हैं, इन लड़कियों को यहाँ पे उस गोल्डन केज ने अपना बंदी नहीं बना रखा था, बल्कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। और ये कहकर ऐसा टजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लड़कियों की बॉडी के ऊपर लगी हुई सील को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वो सभी लड़कियां वहाँ पे एक साथ ही बेहोश हो जाती हैं, जिनको वहाँ पे बेहोश होता हुआ देखकर यूनिंग वहाँ पे जल्दी से भागकर अपनी बहन के पास चला जाता है। और जब वो वहाँ पे उसकी सांसें चेक करता है तो वो अभी तक भी जिंदा थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे चैन की सांस लेता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे ऐसा टजू का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, मेरी बहन के ऊपर रहम दिखाने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा टजू उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, वो बस कोल्टून में अपने सभी डिसेबल से कहते हैं, चलो यहाँ से। और ये कहकर वो सभी वहाँ से अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन वो वहाँ से जा पाते उससे पहले हम देखते हैं
हैं कि यूनिंग उन लोगों को वहाँ पे रुकते हुए कहता है, आप लोगों के खिलाफ हमारे मेंशन के मेन हॉल के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, प्लीज आप लोग सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा, आपकी जान को खतरा है। जिस पे हम देखते हैं कि सेटजू अब की बार भी उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते और वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि यूनिंग वहाँ पे गुस्सा होकर अपने लॉर्ड लीलिंग को याद करते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपना गॉड समझता था लेकिन तुमने हमें ये धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके ऐसा कहते ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।